नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे चाइना की। थोड़ा इंतजार करते हैं, कुछ मित्र अगर जुड़ सकें तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर डैंग हुए हैं, उनका स्वागत है। और वो मुझसे पूछ रहे हैं इतनी जल्दी। जी, बात तो है कि आज खासा लेट हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार करते हैं। चूंकि चीन पर बात करना चाह रहा हूं कि चीन और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है वो कहां पहुंच रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। जाहिद अब्बास साहब जुड़ गए हैं, मुकुल कुमार जुड़ गए हैं, अरविंद त्यागी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत बहुत। और आप लोगों का आभार और ज्यादा, क्योंकि आप इतनी देर तक इंतजार करते हैं और हमारी बात सुनने के लिए जुड़ते भी हैं। नहीं तो लोग भूल जाते हैं कि भाई का पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। बट आप लोगों का बहुत बहुत आभार और आपके इस धैर्य के लिए मैं आभारी हूं और साथ ही क्षमा प्रार्थी हूं कि लेट करता हूं और आप लोगों को दिक्कत होती है। एनीवे, बात करेंगे चीन पर और अमेरिका पर कि अमेरिका लगातार जिस तरह से टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, चीन उसको रिस्पॉन्ड करता जा रहा है। आखिर ये चीजें रुकेंगी कहां और इसमें कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं तिवारी सर, पटेल भाई, काव्य भाई और एके भाई को भूल गए। हाँ, ये बात तो है। पंकज वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। अरविंद त्यागी कह रहे हैं सर, भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन पर भी कुछ बात करो। दरअसल आज बात मैं चीन पे करना चाह रहा हूं और स्टिंग ऑपरेशन मैंने देखा भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ बात कर पाने की स्थिति में नहीं हूं कि भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन है क्या। मुकुल कुमार जी हमेशा की तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं और इस सपोर्ट के लिए और ज्यादा मैं आभारी हूं। पप्पू संचेती जी जुड़ गए हैं। नमस्कार नमस्कार पप्पू जी। अरविंद त्यागी कह रहे हैं लाइक नंबर 1 और 5। मैं समझ नहीं पाया भाई, लाइक नंबर 1 और 5 का मतलब हुआ। तो आज दरअसल जो मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों की उस पर निगाहें लगी हुई हैं और वेस्टर्न मीडिया खास तौर पर जो चीजें फीड कर रहा है, अ, वैसे देखें तो लगता है कि चीन के लिए प्रॉब्लम होने जा रही है। चीन बहुत प्रॉब्लम में है। बाकी के लिए 75 देशों के लिए पॉज कर दिया है ट्रंप ने और निगोशिएशन की तरफ आगे बढ़ गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा ट्रंप ने कहा क्या था। ट्रंप ने जो बातें कही थी कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं दे आर रेडी टू लिक माई एस। अपने यहाँ की भाषा में अगर इसकी बात कहें तो ये एक बहुत ही अश्लील गाली कही जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली ये बात कही। और मजेदार बात मैं इसमें आपको बताऊं कि इसके जवाब में दुनिया भर के सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त चीजें आई हैं, बहुत मीम आए हैं। एक एक मैं आपको कोट करता हूं। चाइना की तरफ से, या तो चाइना प्रेमी होगा या चाइनीज होगा, किसी ने ट्विटर पे दिया है कि चाइना इज नॉट किसिंग ट्रम्प्स एस, डॉट डॉट डॉट, दे आर किकिंग हिज एस। और ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट चीज लगी, इसलिए मैं आपके सामने इसे शेयर कर रहा हूं। दे आर किकिंग हिज एस। एनीवे, इम्तियाज अहमद साहब जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो बात दरअसल इस तरह से शुरू करेंगे। आप एक चीज देख ही रहे होंगे कि अमेरिका ने जब 75 देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उसको 3 महीने के लिए पास कर दिया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है और देश भी शामिल है। और दूसरी तरफ चाइना पर वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले 34% से 54%, 54 में 50, जब
34% किया चीन ने, तो उन्होंने बढ़ा करके कर दिया 104%, 50% बढ़ा दिया। तो चीन ने भी 50% बढ़ा दिया, 84% कर दिया। तो जब 84% किया तो अमेरिका ने, ट्रंप ने उसे 125% कर दिया। 125% जैसे ही किया तो चाइना ने भी 125% कर दिया। अब अमेरिका ने 145% कर दिया है, जो इफेक्टिवली चाइना का कहना है कि 156% के आसपास आता है। इस सब का कोई मतलब है क्या? पहली बात तो ये है, दरअसल जब आपने 34% या 56%, 54% के आसपास टैरिफ किया, उसके बाद आप कितना भी बढ़ाते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेड जहां रुकना था वो रुक गया है। चीजें महंगी, चाइनीज चीजें वहां जाती हैं तो महंगी हो गई हैं, और वो 54% या 34% अगर उन पर टैरिफ है तो वहां की मार्केट में टिक पाना मुश्किल होगा। दरअसल मान लीजिए दूसरे देश जिनसे वो चीजें आती हैं वहां पर टैरिफ 24% है, 30% है, और चाइना पर 54% है, तो चाइनीज माल वहां नहीं टिक पाएगा। और हो ये रहा है, जैसे ही ये शुरू हुआ तो जो इंपोर्टर्स हैं यूएस वाले, जैसे अपने यहाँ को लेकर के भी, अपने यहाँ इस तरह जब अपने यहाँ पर सिर्फ 26% लगाया तो बहुत सारे जो माल जा रहा था, जो शिप्स पे था, उनके जो खरीदार वहां पर अमेरिका में थे, उन लोगों ने यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को फोन किया कि भाई आप जो है हमें डिस्काउंट दीजिए 26%, क्योंकि हम सकेंगे नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि 26% डिस्काउंट दे करके कैसे सकेंगे? माल जहाज पे लदा हुआ है, अमेरिका पहुंचने वाला है। चाइना के साथ इस तरह की बड़ी दिक्कतें हुई। चाइना के अखबारों में, एक अखबार मैंने पढ़ा कि वहां के एक मैन्युफैक्चरर ने कहा कि भाई पहले तो 30% का डिस्काउंट मांगा गया, क्योंकि 34% टैरिफ लगा है, जो इफेक्टिवली 54% है, तो 30% डिस्काउंट चाहिए। तो 30% डिस्काउंट पे जब तक सोचते सोचते तब तक वो बढ़ करके हो गया 104%। और उसने कहा साहब अब हमें डिस्काउंट और बढ़ाएं। तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने, चाइनीज सप्लायर्स ने मना कर दिया है कि हम नहीं सप्लाई कर पाएंगे, हम सक नहीं पाएंगे। ये चीजें तो एक तरह से जो ट्रेड अमेरिका और चाइना का है वो रुक गया है। और अब आप 145% करें, 245% करें, 345% करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दरअसल जिस चीज को समझना चाह रहा था और जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं समझने की कोशिश की, अमेरिकन अखबार क्या कह रहे हैं और चाइना के अखबार क्या कह रहे हैं, क्या दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, कॉमन ग्राउंड है तो वो क्या है? और क्या उससे समझा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है, जो बोली चल रही है कि साहब 105, 104%, 125%, 145%, ये बोली कहीं रुकेगी क्या? कौन पहले ब्लिंक करेगा? कौन पहले झुकेगा? क्या शी जिनपिंग पहले झुकेंगे या पहले ट्रंप झुकेंगे? ये समझने की कोशिश कर रहा। दूसरी मैंने एक चीज और समझने की कोशिश की, वो ये कि दुनिया में जो अब तो सोशल मीडिया है, तो अखबार में तो विद्वान लिखते हैं, इसके अलावा जो जर्नलिस्ट होते हैं वो रिपोर्ट्स लिखते हैं, उनमें बहुत सीमित लोगों के कोट्स होते हैं, सीमित लोगों की बात होती है, तो उससे पूरी तस्वीर पता नहीं चलती। लेकिन सोशल मीडिया में आपको तमाम तरह के, आप हैशटैग्स का इस्तेमाल करके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कौन कैसे सोच रहा है, अमेरिका को लेकर के क्या बात हो रही है, चाइना को लेकर के क्या बात हो रही है, ट्रंप को लेकर के क्या बात हो रही है, और उनकी पॉलिसीज को लेकर के क्या बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसे सोच रहे हैं, चाइना तो खैर इन सब पे रहता नहीं है। चाइनीज लोग जो चाइना में रहते हैं, चाइना में ये ट्विटर और यूट्यूब और फेसबुक और ये सब है नहीं। लेकिन जो चाइनीज बाहर रह रहे हैं, जो यूरोप में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, अफ्रीका का आदमी कैसे सोच रहा है,
लैटिन अमेरिकी कैसे सोच रहा है। ये सारी चीजें अगर आप देखना शुरू करें, दो तीन तरह से इस चीज को देखा जा सकता है। एक तो आप हैशटैग्स का इस्तेमाल करें, जो हैशटैग्स ट्रेंडिंग है इंटरनेशनल लेवल पर, उनमें से जो यूएस और चाइना को लेकर के हैं उन पर देखें क्या पोस्ट आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो बड़े मीडिया हाउसेज है, जैसे बीबीसी है, जैसे गार्डियन है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, जैसे टेलीग्राफ है, या और भी ये न्यूयॉर्क पोस्ट है, वाशिंगटन पोस्ट है, इस तरह के जो मीडिया हाउसेज हैं, वो जो चीजें पोस्ट कर रहे हैं उनके नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, इनको अगर आप देखें, मोटे तौर पर मैंने बहुत सारे तलाशने की कोशिश की और मैं एक निष्कर्ष पर निकला कि बहुत सारे लोग चीन की तारीफ कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चीन कम से कम अकेला एक ऐसा देश है जिसने मेटल दिखाया, ट्रंप की जो पागलपन है उस पागलपन के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉमन चीज है कि ज्यादातर जो कमेंट्स हैं उनमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं, जिनमें शी जिनपिंग की तारीफ हो रही है, जिसमें चाइना की तारीफ हो रही है। वो आप यूरोप से हों कमेंट्स, और दरअसल ये कमेंट कहां से हैं इसका अंदाजा लगता है मोटे तौर पर उनके नामों को लेकर के। और कई बार जो कमेंट लिख रहा होता है वो अपनी जगह या अपने देश का नाम भी डाल देता है, तो उससे ये अंदाजा लग जाता है कि ये कमेंट कहां से आया है। तो एक तो ये बात है कि सोशल मीडिया पर, यानी लोगों के बीच में अमेरिका को लेकर के कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ट्रंप को लेकर के कोई पॉजिटिविटी नहीं, अमेरिका नहीं, ट्रंप को लेकर के कोई पॉजिटिविटी नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो पागलपन है और वो अमेरिका को मुश्किल में डाल देगा। एक बात ये, इसके अलावा जो दूसरी नंबर 2 पर जो चीजें छन करके उसमें से आप तलाश सकते हैं वो ये है कि शी जिनपिंग अपने जीवन का सबसे बड़े चैलेंज से सबसे बड़े टेस्ट से गुजर रहे हैं। और दरअसल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शी जिनपिंग तो वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप पर है शी जिनपिंग, तो उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है, और जनता को तो बहुत ज्यादा बोलने का अधिकार होता नहीं है। बात सही है, लेकिन दरअसल जैसे ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं कि शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब चीजें खराब होनी शुरू होती हैं तो पार्टी के अंदर ऐसे खेमे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो शी जिनपिंग को निपटाने पे शुरू हो जाएंगे। ये तो इसलिए शी जिनपिंग को इस बात का डर है, या होगा, मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, होगा। और ये चीजें कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाई दे रही हैं कि साहब शी जिनपिंग सबसे बड़े टेस्ट से गुजर रहे हैं। दूसरी ये बात, तीसरी बात जो एक निकल के आई वो ये निकल के आई कि लोग ट्रंप का मजाक बना रहे हैं, मतलब किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, ना चाइना के लिए कुछ कह रहे हैं ना अमेरिका के लिए कुछ कह रहे हैं, बट ट्रंप को लेकर के बहुत ही भोंडे अश्लील मजाक बनाए जा रहे हैं। और जैसे अभी ये उन्होंने कहा कि लीडर्स वांट टू लिक माय एस, या इस तरह की बात कही उन्होंने, तो उस पर ढेर सारे मीम दिखाई दिए। एक कार्टून भी एक अखबार में आया जिसमें उनके पीछे ढेर सारे तीर लगे हुए हैं ट्रंप के पीछे। तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पब्लिक के स्तर पर ट्रंप का कोई सपोर्ट कहीं दिखाई नहीं देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह कि शी जिनपिंग की तारीफ है तो साथ ही यह आशंका भी है कि शी जिनपिंग कहीं जो अभी तक बड़ा रेजिलेंट वो दिख रहा है और तन के खड़े हुए हैं, कहीं वो गड़बड़ नहीं, ऐसा नहीं हो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और चाइना जो है वो उसकी इकोनॉमी बहुत मुश्किल में आ जाए।
क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, इस तरह की एनालिसिस आ रही हैं, लेकिन इन आर्टिकल्स का जब आप जो जो लिख रहा है उसको तलाशें आप कि इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है, इसने पहले क्या लिखा है। तो मैं दो लोगों को तलाश पाया। एक ने लिखा कि इन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप जस्ट ब्लोन अप चाइनाज इकोनॉमी। ये एक आर्टिकल छपा है। इनको जब हमने तलाशा इन विद्वान को कि भाई इनका बैकग्राउंड क्या है, तो इन्होंने 2001 में किताब लिखी थी द कमिंग कोलैप्स ऑफ चाइना, 2001 में। और ये इस किताब के उसमें लिखा गया था कि विद इन अ डिकेड 5-6 years चाइना विल कोलैप्स, नो वन कैन सेव चाइना। ये इस तरह की बातें, वो किताब पूरा माहौल वो बनाया गया। लेकिन हम आप खुद देखिए कि 2001 से आज 25 साल के बाद चाइना कहां खड़ा है। चाइना आज अमेरिका को चैलेंज कर रहा है एंड चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट इज सेइंग कि भैया बराबर पे रेस्पेक्ट के साथ बात करो, तब तो बात होगी, अदरवाइज तुम्हें जो करना है कर लो एंड वी विल फाइट टू द एंड। ये मेटल यूरोप नहीं दिखा पाया, बड़ी बड़ी दूसरी जो इकोनॉमीज हैं, जो बड़े हेकड़ देश कहे जाते हैं, वो नहीं दिखा पाए, लेकिन चाइना इस तरह की बात कह रहा है। तो एक तो ये, दूसरा एक और मैंने तलाशा था, उन सज्जन ने भी इस तरह की बात लिखी कि भाई बस खत्म होने वाला है चाइना, अब ऐसा बुरा फंसा है, इतना इकोनॉमी उसकी ध्वस्त होने वाली है और रिसेशन में चली जाएगी, और उनके पास ओवर कैपेसिटीज हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा क्योंकि अमेरिकन मार्केट चाइना के लिए बंद हो गया है। जब इन साहब को हमने तलाशा कि भाई इन्होंने इससे पहले क्या लिखा है, तो 5 साल पहले का एक आर्टिकल आया जो एक यूरोप के अखबार में लिखा था, बड़े विद्वान हैं, तो यूरोप के अखबार में लिखा था कि भाई ये चाइना तो कोलैप्स करने जा रहा है। वो भी यही लिखा हुआ था कि चाइना ने जिस तरह से, और दूसरा एक लिखा था कि जो ये BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, ये चाइना के लिए जी का जंजाल बन जाएगा और दुनिया भर में बहुत सारी दुश्मनी पैदा हो जाएगी। इसके अलावा चाइना के खिलाफ जनता में एक आक्रोश खड़ा हो जाएगा उन देशों में। तो अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और आप देखें तो जहां जहां BRI प्रोजेक्ट्स हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कहीं भी चाइना के खिलाफ कोई विद्रोह की स्थिति नहीं है। और एक पाकिस्तान को छोड़ दें, जो विद्रोह पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ है, इसलिए वो BRI और उसके खिलाफ थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी कहीं ना श्रीलंका में, ना अफ्रीकन कंट्रीज में, ना एशियन कंट्रीज में दूसरे, ना बांग्लादेश में, ना थाईलैंड में, ना म्यांमार में, कहीं भी इन सब जगहों पर कहीं नहीं है। नेपाल उससे जुड़ने जा रहा है, बांग्लादेश उससे जुड़ने जा रहा है। यह हम अपने आसपास की बात बता रहे हैं। अफ्रीकन कंट्री ढेर सारे, 141 कंट्रीज में BRI प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये भी गलत निकला। तो ये बड़ी मजेदार चीजें देखने को मिली। अब एक चीज और देखिए, एक फिर उसके बाद अखबारों की हेडलाइंस पर आएंगे कि आज अखबारों ने हेडलाइंस क्या लगाई। शी जिनपिंग अगले हफ्ते 3 आसियान कंट्रीज की विजिट करने जा रहे हैं। वो कंट्रीज हैं मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम। यूरोपीय यूनियन के लीडर्स, मतलब प्रेसिडेंट, जो यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, और जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। तो उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा समिट के लिए बीजिंग जुलाई में जा रहे हैं। अब दरअसल ये जो EU और चाइना के बीच जो समिट है, इसके बारे में ये था कि एक बार बीजिंग में होगा, दूसरी बार ब्रसल्स में होगा, फिर तीसरी बार बीजिंग में होगा, फिर ब्रसल्स में होगा। तो पहले बीजिंग में हो चुका है।
ब्रसल्स में होना था, लेकिन शी जिनपिंग ने ब्रसल्स जाने में जो है वो अपना रिलक्टेंसी दिखाई कि भाई ब्रसल्स नहीं आएंगे, आप बीजिंग आ जाओ। तो अभी कल परसों में उर्सुला की बात हुई है, जो यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वान डेर लेयन, इनकी प्रीमियर ली चियांग से वीडियो पर बात हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई, और ये तय हो गया है, जुलाई की डेट तय होनी है, ये तय हो गया है, ये दोनों लीडर्स समिट के लिए बीजिंग आएंगे। यानी लगातार दूसरी बार बीजिंग में समिट हो रही है। इसका भी मतलब है कि यूरोपीय यूनियन के लीडर्स शी जिनपिंग से मिल करके बात करने के लिए कितने उत्सुक हैं। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेट्रो सांचेज, वो चाइना में थे, बीजिंग में थे, और वहीं से शी जिनपिंग ने जो पहली बार जो कमेंट दिया इसको लेकर के, ये ट्रेड वार को लेकर के जो कमेंट दिया उन्होंने, और जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया है, वो अपने में खासा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने ये कहा, दरअसल चाइना विल नेवर बैक डाउन इन फेस ऑफ अनरीजनेबल बिहेवियर। ये बात उन्होंने इनके साथ जब बातचीत थी पेड्रो के साथ, सांचेज के साथ, स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है ये बिल्कुल बैक डाउन नहीं करेंगे इस तरह के अनरीजनेबल बिहेवियर के सामने। और उन्होंने यूरोपीय यूनियन एंड यूरोपियन कंट्रीज को भी कहा है कि वो अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें और मिल करके हम सब लोग ये जो यूनिलैटरल बुलिंग है इसको रेसिस्ट करें। अब ये जो चीजें हो रही हैं ये अपने में, और दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं और कितने लोग ट्रंप के पास जा रहे हैं कि भाई वहां लाइन लग गई हो जैसा ट्रंप कह रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। सारे देश अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिटेलिएट कर रहे थे, कुछ ने रिटेलिएशन नहीं किया, और जिन्होंने रिटेलिएट नहीं किया है या बड़े लेवल पर रिटेलिएट नहीं किया है, ऐसे 75 देशों पे पांच कर दिया है ट्रंप ने। अब इसके पीछे की कहानी जो अखबारों में आ रही है वो कहानी ये है कि ट्रंप अगर ये पास नहीं करते, वो दरअसल चाहते हैं कि ये डील हो जाए जैसे भी। वो अगर ये टैरिफ बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। ये एक थॉट प्रोसेस व्हाइट हाउस में है। व्हाइट हाउस में इन सब चीजों को लेकर के जैसा चर्चा में है बहुत ज्यादा कि एक मत नहीं है पूरा व्हाइट हाउस। मतलब व्हाइट हाउस कहने का मतलब कि जो भी ट्रंप की कैबिनेट है, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो सारे एक मत नहीं है ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज से, जिसमें सबसे ऊपर तो एलन मस्क है। एलन मस्क ने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए इकोनॉमिक एडवाइजर के लिए, वो अपने देश में इस्तेमाल हो जाए तो माफी मांगो टाइप चीजें शुरू हो जाएंगी कि भाई कैसे कर सकता कुछ, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एलन मस्क पर भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि वो चाइना में उनके बहुत इंटरेस्ट हैं, उनके इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं अलग तरह के, इसके चलते वो इन चीजों को नहीं चाहते हैं। ऐसे जो दूसरे जो टेक जाइंट्स हैं ढेर सारे, जो ट्रंप के आसपास सब घूमते रहते हैं, अमेजॉन से लेकर के और आल्टमैन और सारे लोग, ये तो इन सारे लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं। और मजेदार बात ये है कि जो टैरिफ्स लग रहे हैं, उन टैरिफ्स, ये सारे लोग, ये जो ट्रेड है सर्विस वाला, ये कहीं भी इसका नाम कोई नहीं ले रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रेड है जिसमें अमेरिका ही सरप्लस में है। भाई फेसबुक, अमेजॉन, जो जो इस तरह की कंपनियां हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल है, जो भी ये सब चीजें हैं, ये सब जो कमा रहे हैं वो पैसा कितना है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है।
इस पर भी एक आर्टिकल आया है आज। खैर, तो ये चीजें इस तरह से हैं। अब अखबारों की बात अगर करें तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आज के अखबार में 12 अप्रैल के अखबार में एक न्यूज एनालिसिस लगाई है, ट्रेड फाइट ब्रिंग्स जीज ग्रेटेस्ट टेस्ट सिंस पेंडेमिक। ठीक है, इसमें वही सब बातें हैं, प्रिपेयर्ड फॉर अ स्टीडी लॉन्ग गेम अगेंस्ट अनप्रिडिक्टेबल ट्रम्प। ऐसा विद्वानों का कहना है कि शी जिनपिंग पूरी तरह से तैयार हैं। इन्होंने जैसे इसमें एक पैरा ये लिखा हुआ है, ऑन द अदर साइड इज शी जिनपिंग, चाइना's टॉप लीडर हु हैज अ वेल अर्न्ड रेपुटेशन फॉर रिफ्यूजिंग टू यील्ड. He stuck to China's tight COVID restrictions long past the point where they were working. He pressed ahead with his goal of making China the world's leader in electric vehicles and solar panels, despite alarm from trading partners about the flood of cheap exports. एक तरह से इन्होंने जो जो बात कही जा रही है वो न्यूयॉर्क टाइम्स शी जिनपिंग की तारीफ ही कर रहा है। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस बताए गए हैं, लेकिन एक और हेडलाइन है इसमें। पहले पेज से शुरू करते हैं, पहले पेज पर क्या हेडलाइन है वहां से देखते हैं। पहले पेज पर हेडलाइन है, चाइना रेजेस टैरिफ्स अगेन एज क्रिटिकल ट्रेड टाइज फ्री, आंसर्स टू ग्रोइंग क्वेश्चंस एल्यूड मेनी रिटेलर्स। ये जो रिटेलर्स हैं ये अमेरिका के रिटेलर्स की बात की जा रही है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स अप एज वरीज स्प्रेड अबाउट इकोनॉमी। तो ये चीजें, ये इसकी हेडलाइन है। और फिर अगर अंदर के पेज पर आएंगे तो उन हेडलाइंस को भी आप समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए इसमें एक हेडलाइन ये है, एक एक पूरा पन्ने की वो इन्होंने एक आर्टिकल छापा है, मिसलीडिंग क्लेम्स फ्रॉम ट्रम्प अबाउट ग्लोबल ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसमें कई सारे जो क्लेम, जैसे इनका कहना है, ट्रम्प का कहना है कि 2 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है जो अमेरिका, मतलब अमेरिका लूज करता है, और चाइना के साथ 1 ट्रिलियन का है एक साल में। वी हैव डेफिसिट विद द यूरोपियन यूनियन ऑफ $350 बिलियन। ये बातें ओवल ऑफिस में कही उन्होंने। इसके बारे में इनका कहना है कि एग्जरेटेड है, झूठ बोल रहे हैं, इतना कुछ नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे क्लेम्स जो ट्रम्प कहते रहते हैं उनमें वो क्लेम दिए गए हैं, एंड देन ये बताया गया है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है ये बताया गया है। और इसमें कम से कम 1 दर्जन ऐसे क्लेम्स हैं जो बातें कही गई, और जो इस आधार बनाया गया कि ट्रम्प ने इस आधार बनाया जो वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं उसका। उसमें इनका कहना है कि सब चीजें जो ये कह रही बहुत एग्जेगरेटेड हैं, और ट्रेड हिस्ट्री के बारे में जो ये कह रहे हैं कि फ्रॉम 1789 टू 1913 वी वर द टैरिफ बैक नेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर प्रोपोर्शनेटली द वेल्दीएस्ट इट हैज एवर बीन, ये ट्रम्प ने बोला है। इसमें कहना है कि ये बिल्कुल गलत बात कही है इन्होंने, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसी ढेर सारी चीजें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, हालांकि वो ट्रम्प के विरोध में रहता है, लेकिन ये एक वहां पर मानस बनाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रम्प जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही नहीं है। फिर नीचे एक और हेडलाइन लगी है यूरोप के बारे में। यूरोप मूव्स टू शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम ट्रेड वार फॉलआउट इवन एज इट एम्स टू निगोशिएट। अमेरिका के साथ निगोशिएट करने का तैयारी भी कर रहा है, साथ ही वो ऐसे काम कर रहा है जिससे वो अपना ट्रेड, ये जो अमेरिकन फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, इससे ट्रेड को शील्ड कर सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्टरनेट मार्केट्स, अल्टरनेट कंट्रीज के साथ बायलैटरल जो निगोशिएशंस हैं वो भी खोल रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन और इंडिया का हो रहा है, जैसे ब्रिटेन के साथ हो रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। यूरोपीय यूनियन जो चाइना जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि वो आपस में उन चीजों को फाइनलाइज कर सके, और अमेरिकन जो ये बिहेवियर है इससे अपने को शील्ड कर सके।
तो ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात हुई। सारी हेडलाइंस में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ हेडलाइंस में हम आपको द डेली टेलीग्राफ लंदन, इसमें एक कॉलम छपा है, अमेरिकन जॉब्स वेर नॉट स्टोलन, दे वेर लॉस्ट। यानी यहां भी यही बात कही जा रही है कि जो बात ट्रम्प कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अमेरिकन जॉब्स हैज बीन स्टोलन, एंड बेन वॉलेस इज सेइंग कि अमेरिकन जॉब्स वेर नॉट स्टोलन, दे वेर लॉस्ट। तो ये एक, इससे भी आप समझ सकते हैं जैसे ब्रिटेन में क्या चीजें इनको लेकर के चल रही हैं, पूरे इस माहौल को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं, इस कॉलम से आप समझ सकते हैं। फिर ये एक और फीचर है, लेट्स स्लैप ट्रम्प्स 145 पेंस टैरिफ ऑन यूएस जंक फूड, the ultra processed rubbish we consume from across the pond is making us fat and lazy. It's time to bump up the price on this poison. ये फिर जो अमेरिकन एक्सपोर्ट है उसको लेकर के ये इस तरह की बात कही गई है। यानी ब्रिटेन में भी जो माहौल है वो माहौल अमेरिका के खिलाफ है, और ब्रिटेन अमेरिका का सबसे खास दोस्त में माना जाता रहा है इस उससे पहले तक। फिर आप ये अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, रपर्ट मर्डोक का अखबार है, इसमें जो हेडलाइन पहली लगी हुई है वो हेडलाइन ये है, वर्ल्ड टेक्स अर्जेंट स्टेप्स ऑन इकोनॉमी। ये अपने में बहुत सारी बात कहता है। फिर अंदर जो हेडलाइंस लगी हुई हैं, ट्रम्प लीव्स सर्विस आउट ऑफ ट्रेड मैथ, जो अभी मैं आपको पहले कह रहा था। सर्वे रिवील्स कंज्यूमर पेसिमिज्म, यानी अमेरिकन कंज्यूमर जो है उसमें बहुत निराशा कर गई है। एंड व्हाट टैरिफ मींस फॉर द जॉब मार्केट, जॉब मार्केट के लिए जैसा बताया जा रहा है कि नौकरियां लौट आएंगी, ऐसा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो इन्होंने उसको भी बताया है कि जो बताया जा रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल आप उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, ये कहने की बात है। फिर एक और, ट्रम्प लीव सर्विसेज आउट ऑफ ट्रेड मैथ, ये पूरा कहानी इन्होंने बताया है कि कितना रेवेन्यू आता है, मास्टर कार्ड से कितना आता है, मेटा प्लेटफॉर्म से कितना आता है, वीसा से कितना आता है, नेटफ्लिक्स से कितना आता है, अल्फाबेट से कितना आता है, माइक्रोसॉफ्ट कितना लाता है, ओरेकल कितना लाता है, जेबी मॉर्गन चेज कितना लाता है, बर्कशायर हैथवे कितना लाता है, ये सारी चीजें और पूरा डिटेल एनालिसिस है। फिर वही मतलब है कि ट्रम्प के खिलाफ लोगों को तैयार करने का काम वहां के अखबार कर रहे हैं। तो फिर ये जैसे सर्वे रिवील्स पेसिमिज्म, ये मैंने आपको बताया। और जो व्हाट टैरिफ्स मींस फॉर द जॉब मार्केट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कहा जा रहा है कि ये रेनेसा की तरह होगा, ये टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो पॉलिसीज हैं ये रेनेसा की तरह होंगी, लेकिन इस अखबार का कहना है कि साहब ये सिर्फ बहकाने की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर वही वही चीज आ रही है कि ये जो अमेरिका है, अब जो ट्रम्प हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं उसको मोटे तौर पर सपोर्ट नहीं है कहीं पर। अगर बोस्टन ग्लोब को देखें तो यहाँ एक और आर्टिकल लगा हुआ है जो अमेरिका के बारे में जानकारी देता है, टूरिस्ट हैव अ मैसेज फॉर ट्रम्प, वी आर बायकॉटिंग द यूएस। With reduced American traveling and the growing foreign tourist boycott, the US travel industry will lose $64 billion in 2025, according to the latest projection of tourism economics. फिर एक, ट्रम्प डज नॉट लेट अप इन हिज अटैक्स ऑन यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज में वहाँ चीज़ें चल रही हैं वो उसको लेकर के है। और फिर एक और स्टोरी इसमें है, वो स्टोरी अभी आपको बताते हैं। इससे
दरअसल ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनसे हमें ये समझने में मदद मिल रही है कि पूरा माहौल है क्या, क्या माहौल है, किस, क्या ट्रंप के लिए पूरी दुनिया में या अमेरिका में जबरदस्त ढंग से सपोर्ट है। एक वाशिंगटन पोस्ट की जो हेडलाइन है, पेनफुल डिवोर्स फ्रॉम यूएस फॉर यूएस चाइना, इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो टू क्रॉल, ये अमेरिका के लिए लिखा हुआ है। तो ये मतलब आपका जो अमेरिकन इकोनॉमी है, इट्स गोइंग टू क्रॉल। फिर एक और हेडलाइन मैं आपको बताऊं, ये जो इसका मैंने बोस्टन ग्लोब की जो खबर बताई थी, उसी पर एक डिटेल्ड स्टोरी वाशिंगटन पोस्ट में लगी हुई है। विजिट्स टू द यूएस आर डाउन बट ट्रेवलर्स से दे आर नॉट अफ्रेड। लेकिन बात वही है कि बहुत नुकसान यूएस को इसकी वजह से होने वाला है, क्योंकि लोगों ने अमेरिका, जो टूरिस्ट जाते थे, उन टूरिस्ट ने अमेरिका जाना कम कर दिया है, और कम करने की वजह से अमेरिका को नुकसान होना तय है। और जापान कार मेकर रेकन विद टैरिफ दैट कुड टॉप $25 billion। डोनाल्ड ट्रम्प्स economic policy amounts to a bridge on the export dependent nation where the auto industry is 3% of its GDP and largest employer, जापान। अब जापान जो है वो चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, और जापान भी ब्रिटेन की तरह अमेरिका का सबसे खास दोस्तों में से था। अब आते हैं चाइना के अखबार पे। चाइना का जो हांगकांग से निकलने वाला अखबार है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इसका हेडलाइन ये है कि चाइना हिट्स बैक एट यूएस बाय रेजिंग टैरिफ्स टू 125%। And then he said latest move matches level announced by Trump, and officials say any future American increases would be meaningless and not met with a reply। इनका कहना है अब कुछ भी कर ले, हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो अब कितना भी बढ़ा लें, ये सब मीनिंगलेस है। जो मैं अभी कह रहा था, ट्रम्प डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज लाइक अ काउबॉय द न्यू शेरिफ इन टाउन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया के एक प्रोफेसर का कहना है। Union leaders plan Beijing visit in July for summit with Xi। फिर इसके बाद ये है कि एज एक और हेडलाइन मैं आपको बताऊं, साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप ऑफर्स शी चेंज टू बूस्ट टाइज, प्रेसिडेंट विल मेक स्टॉप्स इन वियतनाम, मलेशिया एंड कंबोडिया एज चाइना लुक्स टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज क्रेडिबल पार्टनर अमिड एंजाइटी ओवर यूएस रोल। एंड फिर ये जो सांचेज के साथ, पेड्रो सांचेज के साथ जो जी की मीटिंग थी, शी जिनपिंग की, इसमें इस पर एक बड़ी सी स्टोरी लगी हुई है, और इस स्टोरी में पूरी तरह से ये बात है कि चाइना कैसे रिलायबल है, चाइना पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, और चाइना इस पूरे जो टर्मोइल चल रहा है, इस टर्मोइल में सब लोग चाइना के साथ या चाइना सबके साथ मिल करके नेविगेट करने के लिए तैयार है कि एक स्मूथ नेविगेशन हो। ये अमेरिकन डिस्टर्बेंस के बावजूद क्या हम एक अल्टरनेट सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, पूरी कोशिश चाइना की इस डायरेक्शन में। तो ये सारी चीजें और ये लोग जो इंडिया के बारे में भी लिखते हैं, वो भी ऐसा नहीं लिखते हैं जिससे ये लगे कि इंडिया को कहीं हिट कर रहे हैं, कि इंडिया ने चाइना के साथ या यूएस के सामने, जैसे कहा जा रहा है कि यूएस के सामने इंडिया झुका हुआ है, तो ये दरअसल इंडिया को भी एक रोप दे रहे हैं कि भाई आप पर अगर दिक्कत आए तो हम हैं। अब देखना यह है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट दरअसल इसको लीवर की तरह इस्तेमाल यूएस पे कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अब एक और खास बात ये कि जो चाइनीज मीडिया में और अमेरिकन मीडिया में भी एक और चीज बड़े उससे चल रही है कि ट्रंप बहुत आतुर हैं शी जिनपिंग से मिलने के लिए, और जो ये सब
बढ़ाते चले जा रहे हैं वो शी जिनपिंग पर दबाव बढ़ाने के लिए चले जा, लेकिन वहां का एस्टेब्लिशमेंट ये कह रहा है कि ये तरीका नहीं है। सम्मान पूर्वक तरीके से अगर आप बात करेंगे, बराबरी के उस पर बैठ करके बात की जा सकती है, और नहीं तो शी जिनपिंग कतई इंटरेस्टेड नहीं है। दरअसल ट्रंप ने उनको पहले अपने जो उनका वो है घर है, क्या नाम मैं उसका भूल जाता हूँ, वहां के लिए बुलाया था, वाशिंगटन के लिए, लेकिन शी जिनपिंग मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड उन्होंने ये कहा कि शी जिनपिंग ने ये मतलब वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि हम जब तक आप ये टैरिफ और इस तरह की चीजें करते रहोगे, एक तरफा तरीके से बुलिंग करोगे आप, तो हम आपकी बुलिंग से डरने वाले नहीं हैं और इसलिए हम आपसे बात करने आने वाले नहीं हैं। अभी ट्रंप ने कुछ दिन पहले किसी मतलब उनके जो व्हाइट हाउस से मैसेज भेजा गया चाइना में, चाइना स्टाफ बीजिंग को, कि ट्रंप बात करना चाहते हैं, शी जिनपिंग उनसे बात करें। वहां से बीजिंग से बहुत साफ रिस्पांस दिया गया कि भैया जब तक आप सुधरोगे नहीं, आप सम्मान के साथ बात नहीं करोगे, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम तो आपके लिए आतुर हैं कि भाई बात करेंगे, देख लेंगे जो कुछ होगा, वी विल फाइट टू द एंड, ये पहले ही कह दिया चाइना ने। तो इसलिए ऐसी स्थिति में बात नहीं हो सकती। एंड शी जिनपिंग इज नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल नहीं। अब ये जो चीजें चल रही हैं, इनके पीछे एक चीज और सोचने की बात है, चाइना में दम कहां से आया? एक तो उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है भाई, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 28-29 के आसपास अमेरिका की है, और उसके बाद फिर सब बहुत नीचे 10 ट्रिलियन डॉलर से नीचे वाली इकोनॉमीज हैं, 5 के आसपास हैं सब। इंडिया को जो थर्ड कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है इंडिया जैसे ही 5 पर पहुंचेगा वैसे ही तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा, अभी 5वें नंबर की इकोनॉमी है, मतलब 2 लोग बीच में हैं। तो एक तो ये बात हो गई इकोनॉमी। दूसरी बात यह है कि चाइना ने 10 साल में, पिछले 10 साल में बहुत सारे वो काम किए, जैसे अपने हम देखते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, मेक इन इंडिया एक कैंपेन शुरू किया गया, एक प्रोग्राम शुरू किया गया, देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई, स्किल इंडिया शुरू किया गया, ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम शुरू किए गए। किस लिए शुरू किए गए? कि भाई देश को हमें बहुत आगे ले जाना है, देश को दुनिया में 47 में हमें विकसित देश हो जाना है और 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जानी है, इस तरह की चीजें रही। लेकिन इन सब के पीछे गवर्नमेंट बहुत आप ये कहें कि नारेबाजी ज्यादा रही, जुमलेबाजी ज्यादा रही, इसमें काम नहीं हुआ। जो टारगेट्स रखे गए थे वो टारगेट्स अचीव ही नहीं हुए, और अब गवर्नमेंट ने उन पर बात करना बंद कर दिया। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने भी मेड इन चाइना का कैंपेन 2015 में शुरू किया था, 2014 में, एंड उन्होंने टारगेट्स रखे थे कि हम कम से कम 2-3 इंडस्ट्रीज में दुनिया में टॉप पर पहुंचेंगे। एक ये रखा था कि हम अपनी जीडीपी का 25% हम मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। तीसरी चीज ये रखी थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का हब बनेंगे। सेमीकंडक्टर्स में हम टॉप के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हम टॉप पर पहुंचेंगे। ऐसी ऐसी ढेर सारी चीजें उन्होंने, एंड लो ऑर्बिट सैटेलाइट में हमारी डिपेंडेंसी बाहर की टेक्नोलॉजी पे नहीं होगी, हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे। तो ये सारी, और ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनको हम कैसे, ये हालांकि सर्विस का मामला आता है, टेक्नोलॉजी का मामला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें भी उन्होंने वो चैलेंज लिया, टारगेट लिया कि हमें कितने दिनों में इनके पैरेलल चीजें खड़ी कर देनी और जरूरत पड़ने पर इनको रिप्लेस किया जा सके दूसरे देशों में भी। टिकटॉक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टिकटॉक इतना बड़ा उदाहरण है चाइना की प्रोग्रेस का, चाइना के जो ग्रोथ है उसका, कि अमेरिका चाह करके भी टिकटॉक को बैन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां की पब्लिक खड़ी हो जा रही है और
एक दिन टिकटॉक बंद रहा था 19 जनवरी को। दरअसल उसके पास टाइम था 19 जनवरी तक का या 20 जनवरी तक का, कि 20 जनवरी के बाद कोर्ट ने कह रखा था कि वो बैन हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा उसे अपने ऑपरेशंस, और नहीं तो बंद कर दिए जाएंगे। तो उसने एक दिन पहले अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए और अपने जो उनके कंज्यूमर्स थे, जो यूजर्स थे, उनको मैसेज दे दिया कि भाई आपकी गवर्नमेंट जो ये डिसीजंस है इसके चलते हम अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं। और जब तक अगला नहीं हो सकता, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था, तब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने शपथ नहीं ली थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि शपथ लेते ही हम पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये होगा कि इनको टाइम मिलेगा। और अभी भी डील चल रही है टिकटॉक, वो बेचना चाहते, अमेरिका चाहता है कि उसे वो अमेरिकन किसी टेक कंपनी को बेच दे, चाइनीज कंपनी जो उसको चलाती है टिकटॉक को। लेकिन चाइना इसके लिए तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं है, चाइना को लग रहा है कि जो एल्गोरिथम उसमें इस्तेमाल होता है उसका तोड़ गूगल और ये सब कोई नहीं निकाल पाए, और वो उसे शेयर नहीं करना चाहता, नहीं बताना चाहता है। तो अब देखते हैं उसमें क्या निकलता है। खैर, जो मेड इन चाइना चला था उसमें अधिकतर जितने टारगेट्स उन्होंने तय किए थे, अभी जब उनकी 2 सेशंस थे, मतलब पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट में वहां के प्रीमियर ने डिटेल बताया कि हमने क्या क्या हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि हम दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब हो गए, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। हमारी जीडीपी का जो हमने तय किया था उतना हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, और हमारी ये इंडस्ट्रीज में हम दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गए, कंपीट कर रहे हैं टॉप से। अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में हम कहाँ पहुंचे हैं, जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनके मामूल टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुंचे, एआई एंड मशीन लर्निंग में कहाँ पहुंचे, ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं। एक तरफ ये, दूसरा 131 देशों का चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो आप ये समझिए कि अब चाइना के पास क्या है। चाइना ने जब जब ट्रंप ये कह रहे थे कि हम टैरिफ लगाएंगे, तब चाइना ने कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, छोटी छोटी कंट्रीज के लिए अपना मार्केट खोल दिया कि देयर विल बी नो टैरिफ, आप अपना सामान भेजो और यहां बेचो। ये उसकी ताकत है। उसने यूरोप को कहा है कि भाई आपको जो सिक्योरिटी चाहिए, नाटो को लेकर के अमेरिका का जो बयान आया था उसके बाद उसने यूरोप को कहा जो आपको से, और दरअसल चाइना का कहने का तरीका अलग होता है, जो उसके जो स्टेट वाले अखबार होते हैं वो ये बातें लिखते हैं, जो स्टेट ओन्ड अखबार होते हैं, जैसे ये ग्लोबल मेल है और चाइना डेली है। तो ये अखबार जब कुछ लिखते हैं इसका मतलब कि वहां की गवर्नमेंट बोल रही है। तो उसमें ये कहा गया कि नाटो जैसी सिक्योरिटी यूरोप और चाइना अगर बेस में रहें तो एक उस तरह का सिक्योरिटी बन सकती है यूरोप के लिए। दरअसल रूस से सिक्योरिटी किससे चाहिए यूरोप को? यूरोप को सिक्योरिटी चाहिए रूस से। जो यूक्रेन का मामला चल रहा है वही तो है। चाइना ने कहा कि रूस से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और हम लीवर का इस्तेमाल रूस पर कर सकते हैं और आप सिक्योर हो जाएंगे। ये सारी चीजें, जैसे इसके यूरोपीय यूनियन से जो ट्रेड है चाइना का वो बड़ा है, और वो चाहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया यूरोपीय यूनियन जो है वो अल्टरनेट, वो शील्ड करना चाहता है अपना ट्रेड। तो शील्ड कहाँ कहाँ भेजेगा? वो मुंजापिक भेजेगा क्या? जो जो चीजें सामान भेजता है वो चाइना जैसी बड़ी मार्केट ही, वो जहां से, जैसे अमेरिका जहां ट्रेड करता है वो जो खाली होगा उन जगहों पर चाइना चाहता है कि अमेरिका को रिप्लेस कर दिया जाए, और वो इसमें लगा हुआ है। चाइना एक बात और कह रहा है कि अमेरिका रिलायबल नहीं रहा, वी आर रिलायबल। और चाइना का मैसेज एक बहुत साफ है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें अपने यहां आती ही नहीं है। अपने यहां बहुत प्रोपेगेंडा चाइना को लेकर के आता है, एग्जैक्टली है क्या
चीजें क्या चल रही ये नहीं आती। चाइना का जो BRI है, जो जो जहां से भी जो सब उसके वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका कहना है चाइना का कि भैया आप अपने यहाँ कैसी सरकार बनाते हो, क्या करते हो, कैसे प्रशासन चलाते हो, ये आप जानो, हमसे वी हैव नथिंग टू डू विद इट, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जैसी भी सरकार बनाते हो, हम उस सरकार के साथ डील करने को तैयार हैं। अमेरिका पहले क्या करता रहा है कि साहब डेमोक्रेसी चाहिए, ये चाहिए, ह्यूमन राइट्स, ये वो, और ये सब उसके हथियार थे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करता रहा है अमेरिका, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के लिए काम कर, उसके जितने अच्छे संबंध जिन लोगों से हैं, आप पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज देख लीजिए, किनमें डेमोक्रेसी है, सारे अमेरिका के दोस्त हैं। वो इराक में डेमोक्रेसी लाने के लिए लाया था, इराक में क्या चल रहा है इस समय? वो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी स्थापित करना था, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है? पूरा पूरा मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? तो वो दरअसल इनका इस्तेमाल करता है, इन हथियारों का, इनको हथियार बना के रखता है। तो और चाइना दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई हम आपके इंटरनल उसमें आपकी गवर्नेंस कैसे चलती है, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। ये अपने में एक बड़ा एश्योरेंस है कि हम आपके यहाँ सरकार पलट और तख्ता पलट और इस सब के लिए नहीं है, वी मीन बिजनेस ओनली। और वो दरअसल BRI को लेकर के एक बात बहुत कही जा रही है कि ये इसमें फंसा दिया गया है, डेट ट्रैप में फंसा दिया है। अब इसको समझने की जरूरत है, डेट ट्रैप कैसे है। दरअसल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना के, वो किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या आया? रेल लाइन्स आई, रोड्स आए, हाईवेज आए, पोर्ट्स आए, एयरपोर्ट्स आए, और कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आया। इनमें जो देश बहुत पीछे थे, उनके पास पैसा नहीं था, चाइना ने कहा भाई हम आपके यहाँ ये लगाते हैं, पावर जनरेटिंग प्लांट लगाते हैं, आपके यहाँ हम हाईवे बनाते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो देश हैं अफ्रीका के या दूसरी जगहों के, ये ऐसे नहीं, इंडिया जैसे नहीं है कि 4000 किलोमीटर देश क्रॉस करने में लगे, 500 किलोमीटर में देश क्रॉस हो जाता है। तो मान लीजिए 400 किलोमीटर का हाईवे है, 300 किलोमीटर तो अक्रॉस द कंट्री हो गया, वो लाइफलाइन एक तरह से ऐसे देशों की बन जाता है। और जब ऐसे हाईवेज बनते हैं, या रेल लाइन बनती है, या पोर्ट्स बनते हैं, या एयरपोर्ट्स बनते हैं, या पावर प्लांट्स लगते हैं, तो क्या होता है, उसके आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने से रोजगार के मौके बढ़ते हैं, रोजगार के मौके बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ने से वहां की परचेजिंग पावर बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ने से वो मार्केट बन गया चाइना के लिए। और उन्होंने कहा भाई पैसा आपको, जो ये इन्वेस्टमेंट हमारा है, 20 साल बाद आप चुकाना शुरू करना। तो 20 जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, जो रोजगार मिले, उससे वहां की इकोनॉमी, वो जो है उसमें वाइब्रेंसी आएगी या आ रही है। ये एक बड़ी। दूसरी तरफ अमेरिका तो आप इससे समझिए कि जो वारिंग फैक्टर्स हैं, जो फैक्शंस हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, दोनों तरफ के लोग जो लड़ रहे हैं, चाहे वो सीरिया में लड़ रहे हो, चाहे वो जहां भी लड़ रहे हो, लेबनान में हो, कहीं भी हो, दोनों तरफ के पास अमेरिकी हथियार है। ये चमत्कार कैसे होता है? ये चमत्कार कैसे होता है? आप चाइना कहीं भी उसका कोई मिलिट्री वो है? मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग देखिए, क्या उसने किसी देश में अपनी मिलिट्री भेजी? कहीं किसी को कहा कि भाई हम इसको कब्जे? ताइवान का मामला अलग है, ताइवान बिल्कुल अलग केस है। हम लोग जिस तरह से उसे देखते हैं, उस तरह से उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप उसे देखेंगे, तो इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना उसे क्लेम करता है, जैसे हांगकांग था। इसको लोग इशू बनाते हैं। और अपने यहां तो एक प्रोपेगेंडा और चलता है कि भाई चाइना को UNSC का मेंबर बनवा दिया गया, सिक्योरिटी काउंसिल का। दरअसल जब UN बना और सिक्योरिटी काउंसिल का मामला हुआ, उस समय चाइना में टर्मोइल चल रहा था, और चाइना का जो रूलर था वो ताइवान तक सिमट गया था। और चाइना जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वाली जगह थी, तो
और जो ये सब नाटो और जो यूएन का जो पूरा, ये अमेरिका की लीडरशिप में था। अमेरिका कम्युनिस्ट रिजीम्स को तवज्जो उस तरह से नहीं देना चाहता था, तो उसने जो चाइना का रूलर था जिसके खिलाफ कम्युनिस्ट वो हुआ था, वो जो ताइवान में बैठा, तो उन्होंने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया और ताइवान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया। ये बदमाशियां नहीं अमेरिका की। ओरिजिनल जो कंट्री, मेन कंट्री है, मेनलैंड है, उसको छोड़ करके आप एक टाइनी आइलैंड को कह दे रहे हो साहब ये है, जिसे बाद में उसे ठीक किया गया, जिसमें अपने अपने आप प्रोपेगेंडा किया जाता है साहब नेहरू ने दिलवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, चाइना को यूएनएससी का मेंबर बनवा दिया। ऐसा नहीं था। वो चूक उन्होंने अपनी गलती सही की, ताइवान को बदल के उन्होंने चाइना किया, वो उन्होंने अपनी गलती सुधारी। तो खैर थोड़ा इधर उधर हो गई बात। तो बात कर रहे थे कि चाइना की तैयारी, तो ये सारी चीजें हैं। आज तो हमने रांची में, मैं रांची में रहता हूँ, कहीं जा रहा था तो मैंने BYD 2 गाड़ियां देखी यहां पर। BYD वही कंपनी है, वही गाड़ी है जिसने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और सेल्स के मामले में भी। AI में चाइना बिल्कुल आगे चैलेंज कर रहा है अमेरिका को। डीप सीक के आने के बाद चीजें सामने आई। अलीबाबा और ढेर सारे जो टेक वो हैं, वो लोग बहुत तेजी से AI में चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका को। जो टेक कंपनीज हैं, जो खासतौर पे सोशल मीडिया है, आप हर चीज का, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, हर चीज का एक पैरेलल प्लेटफॉर्म वहां पर है। आपको याद होगा जब टिकटॉक पर बैन, जो मैं बता रहा था कहानी, जब एक दिन के लिए टिकटॉक नहीं हुआ तो वहां के लोग बहुत तेजी से रेड नोट पर चले गए। रेड नोट चाइनीज वो है। अब आप सोचिए एक बार कि चाइना के पास क्या स्ट्रेंथ है, इसको समझने की जरूरत है। और हमारे देश में वो स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्वीकार करने की जरूरत है। हम लोग स्वीकार नहीं करते, हमें लगता है टेक्नोलॉजी में हम बड़े आगे हैं, कहीं टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। क्या कोई एक भी प्लेटफॉर्म अपने देश में तैयार हुआ जो टिकटॉक जैसा हो, जो फेसबुक जैसा हो, जो ट्विटर को चैलेंज कर सके, जो इंस्टा को चैलेंज कर सके? नहीं है। हम इसमें खुश हो जाते हैं कि सुंदर पिचई वहां CEO हैं, हम इससे खुश हो जाते हैं कि भाई देखो इंडियन आदमी वहां बैठा हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, इंडियन आदमी बैठा हुआ है, लेकिन वो इंडियन आदमी इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा है, वो यूएस कंपनी के लिए काम कर रहा है, यूएस टेक जाइंट के लिए काम कर रहा है, उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो मैं जो बात कह रहा था कि उनके पास हर चीज का जवाब है, व्हाट्सएप का भी जवाब है उनके पास, सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी है उनके पास। अब इसका फायदा चाइना को क्या है? मान लीजिए कि चाइना आने वाले दिनों में चीजें इतनी सीरियस होनी शुरू हो जाएं, आसियान को दिक्कत अमेरिका से शुरू हो जाए, क्या चाइना अपने प्लेटफॉर्म्स को से फेसबुक और इन सबको रिप्लेस कर सकता है? भाई जब होगा तभी तो आप उसको करोगे, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या रिप्लेस करोगे? फेसबुक चलता रहेगा। ये भी एक बड़ा वो है जो चाइना के पास प्रोवेस है, जिसका इस्तेमाल वो आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। और अमेरिकन जो ये टेक जो वो है, इसको तोड़ सकते हैं। इसकी जो एक छत्र राज जो दिखाई देता है, उसको तोड़ने की क्षमता चाइना के पास है। और टिकटॉक बैन के समय उन्होंने दिखा दिया कि आपके मिलियंस यूजर्स वो चाइनीज प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर गए। और वहां AI से मैंड्रिन और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन होकर बात हो रही थी। उसमें हुआ क्या कि चाइना के लोग और अमेरिका के लोग आपस में इंटरेक्ट करने लगे। एक ही दिन में यह स्थिति हो गई, पूरा माहौल बन गया कि भाई टिकटॉक को बचाना है। तो ये सारी जो सॉफ्ट पावर्स हैं,
और जो टेक पावर्स चाइना के पास हैं, जो चाइना के पास जो उसने ट्रेड का नेटवर्क बना रखा है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंसी है दुनिया की, जो सप्लाई चेन्स हैं वो चाइना के बिना पूरी नहीं होती हैं। तो ऐसे में बहुत दूर तक अमेरिका चाइना के साथ ये कि 200% कर देंगे और 250% कर देंगे, चलने वाला नहीं है। और अगर ये चलता भी रहेगा तो वो उतना ही, मान लीजिए 85% कर दिया, 54% कर दिया, अब वो कितना भी कर दें वो 54%, 34% वो सब एक ही है, क्योंकि उससे ना तो अमेरिका को कुछ मिलने वाला है और ना चाइना का माल ऐसा नहीं है कि पहले कुछ जा रहा था, अब 200% कर दिया तो रुक जाएगा, वो जो रुक गया वो रुक गया। तो ये सारी चीजें चल रही। दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ आपने सुना होगा कि अमेरिका में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। टेस्ला, एलन मस्क जो कर रहे हैं उसके चलते टेस्ला के बाइकॉट शुरू हो गए। टेस्ला के शोरूम्स पर लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, तोड़फोड़ कर दी। यूरोप में टेस्ला का बाइकआउट हो रहा है कि टेस्ला नहीं खरीदनी। ऐसे अगर ये चीजें, मान लीजिए ये टेस्ला के लिए है, कल को किसी और चीज के लिए शुरू हो जाए अमेरिकन उसके लिए, तो ये दिक्कत की स्थिति अमेरिका के लिए हो सकती है। और मेरा तो मानना ये है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं जितना देखता हूं, समझता हूं, पढ़ता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, उससे समझ में ये आता है कि चाइना हैज ऑलरेडी बिकम नंबर 1। बस उसकी एक व्यवस्थित तरीके से घोषणा होनी बाकी है, बाकी वो नंबर 1 एक तरह से है। और अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया के ढेर सारे देश चाइना की तरफ, चाइना के चक्कर लगाने के चक्कर में नहीं होते कि यूरोप भी चाइना की तरफ देख रहा है, एशिया भी चाइना की तरफ देख रहा है, आसियान कंट्री चाइना की तरफ देख रहे हैं, लैटिन अमेरिका जो बैकयार्ड कहा जाता था यूएस का, वहां की कंट्रीज भी चाइना की तरफ देख रहे हैं, अफ्रीका पूरा चाइना की तरफ देख रहा है। तो नंबर 1 कौन हुआ फिर? तो आज की बात यही समाप्त करते हैं, इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, नमस्कार, जय हिंद।